हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन डे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई करते रहिए। और देखिए, परीक्षा का समय आपका नज़दीक आ रहा है तो मेहनत थोड़ी सा ज़्यादा वैसे करनी चाहिए आपको। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, ठीक है। और साथ ही में हमने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो भी हमने सम्मिलित किए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा, ठीक है। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं उसको कोशिश करिए आप कि उन सभी पॉइंट को आप नोट कर लें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी आपके मित्रगण, साथी, सखा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है आगरा में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि लखनऊ में है। चलिए, तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। देखिए, आंसर बन रहा है या नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करते रहिए। आपकी प्रश्न करने की स्पीड बढ़ेगी इससे, ठीक है। जितने ज़्यादा आप प्रश्न को अटेंड करेंगे, क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी शक्ति डेवलप होगी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? लखनऊ में है। अब देखिए, आपको यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके नोट करने लायक हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चलिए नोट कर लीजिएगा। पहला तो यहां पर जो पॉइंट बनता है कि राष्ट्रीय कथक संस्थान है, प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो याद रखना है 1984 में कहां पर की गई थी? लखनऊ में की गई थी कथक संस्थान की स्थापना, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो पहला पॉइंट, ठीक है, जो आपको याद रखना है, चलिए ये तो हो गया आपका 1984 में जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा जो आपको याद रखना है, भातखंडे संगीत संस्थान, नोट कर लीजिएगा, संगीत संस्थान। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। देखिए, क्रम से बताऊंगा, ऐसे 3-4 संस्थान ऐसे हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो गया आपका भातखंडे संगीत संस्थान। देखिए, भातखंडे कहीं कहीं पर भारत खंडे लिखा हुआ है, वो गलत है। तो भातखंडे है, शुद्ध नाम क्या है? भातखंडे। दूसरा जो आपको याद रखना है, राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है। पूछा जाता है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो कहां पर है? लखनऊ में है। ये लखनऊ की बता रहा हूं मैं सभी, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में है, भातखंडे संस्थान भी लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है। जो ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना कहां पर की गई? लखनऊ में। और कब की गई थी? 1962 में की गई थी। क्रम से देखिए, 1960, 1962 ललित कला अकादमी, ठीक है। और जो तीसरा आपको याद रखना है वो है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो देखिए, इसकी स्थापना लखनऊ में 1963 में की गई थी। ये आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। क्रम से इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपको ये याद रह जाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे 1984 तो आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान हो गया, लखनऊ में है, ठीक है। भातखंडे भी लखनऊ में है, 1960 में स्थापना हुई थी। ललित कला अकादमी भी कहां पर है? 1962 में हुई थी, लखनऊ में है, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी भी कहां पर है? लखनऊ में है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहां पर, ठीक है। देखिए, क्योंकि जो आपका भातखंडे संगीत संस्थान है और वैसे ही नाम है संगीत नाटक अकादमी है, तो कुछ एक से लगते हैं और सिमिलर होने के कारण लगभग क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं। तो आपको इसको नोट कर लेना है। आप नोट कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। चलिए, कह रहा है, देखिए, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, फतेहपुर सीकरी और आगरा में है। देखिए, मुगल कालीन लाल किला, ठीक है। प्रश्न एक तो बन जाता है कि लाल किला का निर्माण कब किया गया था, ठीक है, और किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, मुगल काल में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? आगरा में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अकबर के द्वारा जो आगरा का लाल किला है इसका निर्माण करवाया गया था, आपको याद रखना है। अब देखिए, यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कि अकबर का किला कहां पर है? अकबर का किला कहां पर है? अब देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। कैसे समझिएगा कि मैंने बोला कि जो लाल किला है, ठीक है, इसका निर्माण कहां पर करवाया गया था? तो
इसका निर्माण तो करवाया गया था आगरा में, ठीक है। लेकिन जो मैंने बोला कि अकबर का किला कहां पर है, तो बेटा अकबर का किला कहां पर है, प्रयागराज में है, ठीक है। अकबर का किला प्रयागराज में है और जो लाल किला है वो कहां पर है, आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दिल्ली का लाल किला अलग है। यदि दिल्ली के लाल किला के बारे में प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा उसका निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। लेकिन जो आगरा का लाल किला है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है, तो मुगल कालीन लाल किला है कहां पर, आगरा में है। और उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि अकबर का किला कहां पर है, तो अकबर का किला है प्रयागराज में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की भी यदि बात करते हैं कि कहां पर है, तो यह भी आगरा में है, ठीक है। कहां पर है, आगरा में। और इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए लखनऊ में क्या क्या है, तो लखनऊ में देखिए बेगम हजरत महल, प्रश्न पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल कहां पर है, तो लखनऊ में है, ठीक है। बेगम हजरत महल आप जानते होंगे शायद, ठीक है। जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बेगम हजरत महल कहां पर है, लखनऊ में है। इसके अलावा देखिए भूल भुलैया भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो यह भी लखनऊ में है, ठीक है। कानपुर में, कानपुर में आपको याद रखना है महर्षि वाल्मीकि मठ या फिर महर्षि वाल्मीकि आश्रम पूछ सकता है, जिसको हम बिठुर आश्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिठुर आश्रम, ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर मनाया जाता है क्या, बिठुर महोत्सव भी मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए कोशिश यही की जा रही है मेरे द्वारा कि आपका देखिए एक भी प्रश्न गलत ना हो, ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा कंटेंट दूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी। प्रवज्जा क्या होता है, प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर निकलना, ठीक है, बाहर जाना या बाहर निकलना, ठीक है। प्रवज्जा शब्द पूछा जाता है कि किस काल से संबंधित है, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है। प्रश्न बनता है कि प्रवज्जा शब्द किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसका अर्थ होता है बाहर जाना, शिक्षा के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है देखिए महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी, श्रावस्ती में, सारनाथ, संकिसा में और कारीपल्ल में। बताइए, देखिए तो फर्रुखाबाद याद रखना है आपको, फर्रुखाबाद, ठीक है। जो फर्रुखाबाद जिला है यहां पर पड़ता है संकिया, और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने संघ में जो स्त्रियां थी उनके संघ में, ठीक है, उनको प्रवज्जा की अनुमति दी थी, ठीक है। प्रवज्जा का यहां पर देखिए अर्थ मैंने बताया है आपको, बाहर जाना, और किसके लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाना। किसके लिए, याद रखिएगा, शिक्षा के लिए बाहर जाने के अर्थ में हम किसको प्रयोग करते हैं, प्रवज्जा, ठीक है। लेकिन जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में इसका जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था पवज्जा, शुद्ध शब्द था पवज्जा, याद रखिएगा। तो पवज्जा भी पूछ सकता है और प्रवज्जा, ठीक है, दोनों एक ही है। चलिए तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संकिसा है कहां पर अनुमति दी थी जाने के लिए, संकिसा जाने के लिए, तो पूछ सकता है कि संकिसा कहां पर है, किस नदी के तट पर है, तो याद रखना है आपको काली नदी के तट पर, ठीक है। काली नदी या फिर बोल सकते हैं जिसको शारदा नदी भी हम बोलते हैं, ठीक है, शारदा नदी। चलिए अब देखिए श्रावस्ती की बात कर लेते हैं, सारनाथ भी है, यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश यदि पूछा जाता है तो श्रावस्ती में दिए। और प्रथम उपदेश पूछा जाता है कि पहला उपदेश कब दिया गया, महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहां पर दिया गया, कब नहीं, कहां पर, ठीक है। तो कहां पर दिया गया, सारनाथ में दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन के महत्व हेतु निम्न में से किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश। देखिए भारत की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब चलाई गई थी, 2022 में, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि किस राज्य ने शुरू की है, अपने राज्य में उसने 2023 में कब लागू करने का निर्देश दिया है, तो देखिए उत्तर प्रदेश ने
2023 में लागू करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? मथुरा में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है और आगरा में है। देखिए उत्तर प्रदेश की कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? मथुरा में। अब यहां से जो प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर था, कहां पर है? भारत का, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर था? डिगबोई, असम में। ठीक है, डिगबोई, असम के डिगबोई में। और इसकी स्थापना यदि पूछता है कि कब इसको स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी 1901 में की गई थी, यह आपको याद रखना है। अब यहां से देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर लगाएगा, प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो कहां पर लगाएगा? डिगबोई, असम में लगाएगा। कब लगाएगा? 1901 में लगाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए इससे कैसा प्रश्न बन सकता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का पहला, ठीक है, एशिया का पहला ऐसा स्थान बताइए जहां पर तेल प्राप्त हुआ था। एशिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ना कि विश्व की। तो एशिया में सबसे पहले जहां पर तेल की खोज हुई थी, कहां पर हुई थी? असम के डिगबोई में हुई थी। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, भारत में भी और एशिया में भी। ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, तो देखिए मथुरा हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित हैं। बाराबंकी में है, रामपुर, लखनऊ में है और बरेली में। देखिए उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो लखनऊ में है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उर्दू पूछा जाता है तो प्रदेश में हमारी दो राजभाषा है। जो प्रथम है वो है हिंदी, ठीक है, और जो दूसरी राजभाषा है वो है उर्दू। तो उर्दू को कहा जाता है कि सरकार के द्वारा उर्दू को राजभाषा कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। ठीक है, द्वितीय राजभाषा के रूप में हम इसको जानते हैं। किसको? उर्दू को जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, सर्पदेव नाग वसु का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? मथुरा में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है और मेरठ में है। बताइए। देखिए मथुरा में क्या है? मथुरा में है लाडली जी का मंदिर। ठीक है, लाडली जी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि लाडली जी का मंदिर कहां पर है? मथुरा में है। कानपुर, तो कानपुर में आपको जो याद रखना है भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, भीतर गांव का ईंटों से निर्मित मंदिर, याद रखना है इसको। ईंटों पूछा जाता है किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, ईंटों से निर्मित मंदिर। प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में ईंटों से निर्मित मंदिर कहां पर है? तो वह है भीतर गांव का, कानपुर का। ठीक है, ईंटों से निर्मित मंदिर है, इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में सर्पदेव नागवसु का मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा अक्षयवट मंदिर और पातालपुरी मंदिर। ठीक है, पातालपुरी मंदिर, ये तीनों कहां पर है? इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नागवसु मंदिर, ठीक है, अक्षयवट मंदिर और पातालपुरी मंदिर तीनों कहां पर है? इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, ठीक है, पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? अलीगढ़ है, वाराणसी है, आजमगढ़ है और प्रयागराज। तो देखिए आजमगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, ठीक है, नेडा का गठन किस वर्ष में किया गया? नेडा का गठन किस वर्ष में किया गया है? बताइए। तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेडा का गठन कब किया गया? 1983 में किया गया। लेकिन आपको जो याद रखना है कि जो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान है इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा एवं विकास एजेंसी, ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, आप सुन लीजिएगा, राइटिंग पर मत जाइएगा।
ठीक है। या फिर देखिए जिसको हम इंग्लिश में इसको कैसे जानते हैं, यूपी नेडा के नाम से। जो पहले जो स्थापित किया गया था उसका नाम था नेडा, ठीक है, और जो वर्तमान में अभी नाम है वो है यूपी नेडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्थापना कब की गई? 1983 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। देखिए घुमा फिरा कर प्रश्न आपके सामने, बताइए। यह प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखिए कितनी संभावना, एग्जामिनर आपको कितने तरीके से घुमा सकता है, इस सभी का ख्याल रख के प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ आपको नया लाता हूं, ठीक है। लेकिन बस आप ही एक काम नहीं कर रहे हैं मेरा, कि इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लीज उन तक इस वीडियो को शेयर करें आप लोग, ठीक है। और हर संभव कोशिश, जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कोशिश मेरे द्वारा यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा कंटेंट दूं आपके लिए, ताकि आप सफल हो जाएं अपने एग्जाम में। जो आपका वर्दी तक का सफर है वो पूरा करवाना है मुझे। चलिए तो देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र है, पूर्वी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान है और पश्चिमी बंगाल। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो गोरखपुर है ही नहीं, तराई क्षेत्र है। तो देखिए गोरखपुर हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। जैसे जो सहारनपुर हो गया, सहारनपुर, ठीक है, हिमालय का जो निचला क्षेत्र है जिसको हम भाबर और तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए तराई क्षेत्र हो गया, महाराजगंज हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र बता रहा हूं महाराजगंज। ये तीनों जगह ऐसी हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन देखिए गोरखपुर तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर? तराई क्षेत्र में। और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है मथुरा, ठीक है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश की नेपाल सीमा से लगे होने की लंबाई कितनी है? बताइए। 679 किलोमीटर, समथिंग 779 किलोमीटर, 579 किलोमीटर और 478 किलोमीटर। देखिए तो नेपाल, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की देखिए नेपाल के साथ में कुल कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के प्रश्न पूछा जाता है कि कितने जिले नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं? तो याद रखना है 7 जिले, ठीक है। और 7 जिलों की जो यहां पर दूरी हो जाती है सभी को मिलाकर वो कितनी होती है? 579 किलोमीटर होती है लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये 7 जिले कौन कौन से हैं लगभग, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं, पहला है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत हो गया, ठीक है। लखीमपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है। तीसरा है श्रावस्ती हो गया, ठीक है, श्रावस्ती, ठीक है। बहराइच हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। बलरामपुर पांचवा, ठीक है। सिद्धार्थनगर छठवां हो गया, ठीक है। और 7वां कौन सा है? महाराजगंज, ठीक है। ये 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाने का काम करती है, तो वो है काली नदी, जिसको हम शारदा नदी के भी नाम से जानते हैं। यह भी आपको याद रखना, ठीक है। काली नदी है जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में, आगरा में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, वाराणसी में हुआ था? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न है, चाहे वो आमिर खुसरो से हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र से हो, ठीक है, मेजर ध्यानचंद से हो, तो कहीं ना कहीं देखना एक प्रश्न यहां से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। ये मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र मैं अभी बता रहा हूं, इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं मैंने, उसमें मैंने देखिए आमिर खुसरो की बात की गई है, एटा के उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म, ठीक है। इसके पहले देखिए मेजर ध्यानचंद के बारे में भी बात की गई थी, कहां जन्म हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। तो कोशिश कर रहा हूं कि जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं, सभी जितना भी देखिए आपका पोर्शन है, जो भी आपका कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, यहां पर सभी आपके लिए सभी ऐसी चीजें दे दूं, आपको ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता ना पड़े, आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए।
चलिए, तो देखिए भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म पूछ रहा है, का उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में, आगरा, वाराणसी, लखनऊ। तो देखिए वाराणसी, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। पूछा जाता है कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1850 को, ठीक है, 1850 को कहां पर हुआ था? बनारस, या फिर जिसको हम काशी बोलते हैं, ठीक है, काशी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है, कह रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र को कहां से कोयले की प्राप्ति होती है? सिंगरौली से, झरिया, बोकारो, नेवेली। देखिए नेवेली कोयला खान कहां पर है? नेवेली कोयला खान है तमिलनाडु, ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु के नेवेली में, ठीक है। बोकारो, तो बोकारो स्टील प्लांट, यहां से प्रश्न बनता है इंपोर्टेंट, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है? झारखंड में, झारखंड के बोकारो जिला में, ठीक है। और प्रश्न पूछा जाता है कि जो बोकारो स्टील संयंत्र है, इसकी स्थापना कब और किस देश के सहयोग से की गई थी? ठीक, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, और किस देश की मदद से? सोवियत संघ के, ठीक है, सोवियत संघ रूस की मदद से की गई थी, ठीक है, रूस की मदद से बोकारो संयंत्र, जो भारत का चौथा स्टील संयंत्र था, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। झरिया, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया है कोयले की खान के लिए, ठीक है, कोयला की खान के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? झारखंड में, झारखंड का जो धनबाद जिला है वहां पर है झरिया, ठीक है, याद रखेगा। सिंगरौली उत्तर प्रदेश का एकमात्र जगह है सिंगरौली जहां पर कोयला का खनन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंगरौली जो कोयला खान है, यहां से पूर्ति की जाती है कोयला की, किसके लिए? जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंगरौली सोनभद्र, कहां पर है? सोनभद्र जिला। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है, कह रहा है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किस खेल की जोड़ी को प्रदान किया जाएगा? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और स्क्वैश। देखिए, तो यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है, और मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं कि यहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न मिलेगा आपको, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, गारंटी के साथ में बोल रहा हूं ये। तो देखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023, तो बैडमिंटन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल की जोड़ी को प्रदान किया गया है? बैडमिंटन के लिए, ठीक है। किस किस को दिया गया है? तो 3 लोगों को, ठीक है, ये जोड़ी है तिगड़ी, याद रखिएगा। किस किस को दिया गया है? पहला नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, सात्विक साईराज, दूसरा नाम है रंकी रेड्डी, और तीसरा जो आपको याद रखना है चिराग शेट्टी, ठीक है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, और तीसरा जो नाम है वो है चिराग शेट्टी को, ठीक है। किस खेल के लिए दिया गया है? बैडमिंटन के लिए दिया गया है, ठीक है। इस साल का जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है 2023, वो बैडमिंटन के लिए मिला है। किस किस को मिला है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है, समझिएगा, दूसरा याद रखना है कि इस साल अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो देखिए, आप जानते होंगे महान बॉलर मोहम्मद सामी को, ठीक है। किसको दिया गया है? एकमात्र खिलाड़ी है क्रिकेट के जिनको अर्जुन पुरस्कार से, ठीक है, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार द्वितीय स्थान रखता है, तो ठीक है, किसको दिया गया है? मोहम्मद सामी को दिया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो पुरस्कार है खेल जगत में सबसे बड़ा, वो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, और दूसरा कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और इस साल अर्जुन पुरस्कार कुल 26 लोगों को मिला है। क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में किसको दिया गया है? मोहम्मद सामी को दिया गया है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री स्थापित है? नैनी में है, रायबरेली, उपयुक्त दोनों नगरों में, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नैनी, प्रयागराज की नैनी में और रायबरेली में। चलिए
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? देखिए चलिए, 5 राज्यों को, 7, 8 और 4। देखिए तो देखिए कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर बात करते हैं तो कुल देखिए 9 राज्यों को स्पर्श करती है, लेकिन देखिए 8 इसके अंतर्गत राज्य आते हैं और एक है आपका दिल्ली। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 राज्य में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जो तीसरा आएगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। चौथा हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, 5वां मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, 6वां हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, 7वां झारखंड, ठीक है, और 8वां हो जाएगा बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? ठीक है, जिसको बोल सकते हैं अंतर जिला। ठीक है, एक ही जिले के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, अंतर जिला। ठीक है, समझिएगा, आगरा से अयोध्या, आगरा से मथुरा, आगरा से फिरोजाबाद और आगरा से वाराणसी। देखिए तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया है? पहले तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कब किया गया है? तो देखिए 25 दिसंबर को। कब किया गया? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2023 को। कहां से कहां तक किया गया है? तो आगरा के बटेश्वर से, ठीक है, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। ठीक है, मथुरा के गोवर्धन तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा है वो कहां से कहां तक शुरू की गई? आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। कब शुरू किया गया इसको? 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया है इसको। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में विश्व पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? माहीगीर, सहरिया, जौनसारी और बेगा। देखिए तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व पंचोई और दियाई उत्सव किसके द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो जौनसारी जनजाति है वो कहां की? उत्तराखंड की, मुख्यतः उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह जनजाति कहां पर? पुराल क्षेत्र में मिलती है जहां तक। ठीक है, कहां पर? पुराल क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माहीगीर, माहीगीर जनजाति कहां पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो माहीगीर मिलती है बिजनौर। ठीक है, बिजनौर जिले में। सहरिया ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में कौन सी जनजाति मिलती है? सहरिया जनजाति। बेगा, जो बेगा जनजाति है ये सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में। अब प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिला में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है? सबसे ज्यादा जनजाति, तो सबसे ज्यादा जनजाति मिलती है कहां पर देखने को? सोनभद्र जिला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल बताइए। आलू, गन्ना, गेहूं और दलहन। तो देखिए गन्ना, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नकदी फसल क्या होती है? नकदी फसल होती है जो व्यापार के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यापार के लिए जो जिस फसल का हम ज्यादातर उत्पादन करते हैं उसको बोला जाता है नकदी फसल। ठीक है, तो कौन सी फसल है? गन्ना। प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? गन्ना का होता है। ठीक है, यदि प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन, तो आलू का उत्पादन भी कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना और गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। देखिए गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर है? रेहंद नदी पर। कहां पर? सोनभद्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कोटेश्वर बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर। कहां पर?
उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। ठीक है। गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, और नेपाल, इन तीनों की संयुक्त परियोजना यदि आपसे पूछता है कि कौन सी है तो वह गंडक परियोजना कहां पर है? गंडक नदी पर। ठीक है। राजघाट यह है बेतवा नदी पर, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। यदि आपसे पूछता है कि किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, राजघाट परियोजना से कौन कौन से देशों को लाभ होता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, दोनों की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक वायु प्रदर्शन और तकनीकी सलाहकार समूह ने उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिक को मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? IIT कानपुर, IIT BHU इलाहाबाद विश्वविद्यालय और IIT प्रयागराज। देखिए समझिएगा, तो जो कानपुर IIT कानपुर है, इसके शिक्षक भी हैं और वैज्ञानिक भी। ठीक है। कौन? मुकेश शर्मा, प्रोफेसर मुकेश शर्मा को, ठीक है, प्रोफेसर मुकेश शर्मा को मानद सदस्य नियुक्त किया है। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके, और देखिए कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आज आपने कुल कितने प्रश्न अटेंड किए हैं। ठीक है। और आज का ये प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा है? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को आप शेयर कर दें। ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। धन्यवाद।